एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। तो आज मैं फिर कल का जर्नी जो छोड़ा था जहां तक क्वेश्चन उसको आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है ना। तो इस जर्नी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये यूपी टेट के लिए यानी यूपी टेट के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूं। जो सीडीपी का क्वेश्चन है, सीडीपी सेक्शन का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें इससे ये पता चलता है कि जो पिछले साल यानी पहले जो किस नेचर की क्वेश्चन पूछी जाती है वो आपको एग्जाम्स में काफी ज्यादा हेल्प करता है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस काफी ज्यादा मैच भी करता है। स्पेशली सीडीपी की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल का जो वीडियो मैंने कल आपको 20 क्वेश्चंस मैंने इसमें सॉल्व करवाया था सीडीपी का, आज उसी जर्नी को आज फिर से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज फिर मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। आप मुझे फॉलो कीजिए टेलीग्राम पर, और कल का वीडियो और आज का वीडियो दोनों का मैं आज टेलीग्राम पर भी क्या कर सकता हूँ, दे दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पर ये सारा क्वेश्चन पेपर मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। जो मेरा चैनल का नाम है वो एडुको क्लासेस करके है, एडुको क्लासेस है ना, क्लासेस। इस तरीके से मेरे चैनल टेलीग्राम पर चैनल है, आप उसको फॉलो कीजिए। वहां पर मैं ये सारा पेपर आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है ना। तो अगर जिन दोस्तों के पास ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है दोस्तों तो उनको भी शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है ना। तो वीडियो को बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 20 क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था, यानी कल कहने का मतलब 12 नवंबर 2021 को मैंने ये 20 क्वेश्चंस करवाया था। आज मैं फिर यानी पार्ट 2 यूपी टेट के लिए सीडीपी का क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का पार्ट 2, जिसमें 21 से मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है ना। तो एग्जाम होते होते काफी हम लोग अच्छा खासा क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे प्रीवियस ईयर का। ठीक है ना। तो आप परेशान नहीं हुए, मैं सारा सब्जेक्ट को टैकल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन रहा 21। लर्निंग इज एनी चेंजेज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर हु शेड इट, यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? ऑप्शन है वुडवर्थ, गलफोर्ड, स्किनर, क्रो एंड क्रो। तो आप मुझे आंसर बताएं। आई गिव यू 5 सेकेंड, मैं आपको 5 सेकेंड का ऑप्शन दे रहा हूं। आप मुझे बताएं कि इसका आंसर सही क्या होगा, है ना। तो इसका आंसर आपको मैं बता दूं, आई होप आप कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक है ना। इसका आंसर होगा गलफोर्ड ने। गलफोर्ड महोदय ने ये कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है ना। तो एक लर्निंग जो अधिगम जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको जब कह सकते हैं कि जब हमारे माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तभी से वो अधिगम यानी लर्निंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना। और कब तक चलता है? जब तक वो मर न जाता हो, टॉम में न पहुंच जाता हो, तब तक उसकी लर्निंग चलते रहती है। हर एक स्टेज में क्या होता है, हर एक पर्सन टू पर्सन लर्निंग क्या करता है, वेरी करता है। जी हाँ दोस्तों, हर एक बच्चे की पर्सन टू पर्सन लर्निंग क्या करता है, वेरी करता है। किसी की लर्निंग फास्ट होती है, किसी की लर्निंग स्लो होती है। ठीक है ना। और वो जो चेंजेज आता है, जो बिहेवियर में चेंजेज आता है, कैसे चेंज आएगा? ट्रेनिंग से चेंजेज आएगा, एक्सपीरियंस के चेंजेज आएगा। तो गलफोर्ड महोदय ने यही डिफाइन किया कि लर्निंग इज एनी चेंज्ड इन बिहेवियर एंड रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। ठीक है ना। तो ये गलफोर्ड महोदय ने दिया था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम होती है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी गलफोर्ड महोदय। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा। मैच करना है। ठीक है ना। आपको इसमें मैच करना है कि कॉलम ए और कॉलम बी यानी लिस्ट ए और लिस्ट बी को मैच करना है। बर्नर महोदय ने क्या दिया और सुबेल ने, ग्लेशियर ने और गॉर्डन ने क्या दिया? तो ऑप्शन लिस्ट बी है। बेसिक टीचिंग मॉडल जो था किनके द्वारा दिया गया था? सिनेप्टिक टीचिंग मॉडल जो था किसके द्वारा दिया गया? ठीक है ना। एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया? कंसेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल जो था किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, ये सारा चीजें आप मुझे बताएं।
क्या होगा इसका आंसर? जल्दी मैं 5 सेकंड आपको देता हूं। तो आपने आंसर सोच लिया? तो इसका आंसर जो होगा ए होगा। चलिए ए होगा, कैसे होगा देखते हैं, ठीक है ना। ए का फर्स्ट यानी बर्नर के द्वारा क्या दिया गया था? चौथा यानी कंसेप्ट ट्रीटमेंट, सॉरी कंसेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल जो दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया? बर्नर के द्वारा दिया गया, ठीक है। एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल जो दिया गया था, ऑशुबेल के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। और आपका जो बेसिक टीचिंग मॉडल था, ग्लेशियर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ग्लेशियर के द्वारा। और बच गया यहाँ पर आपका सिंथेटिक टीचिंग मॉडल, गॉर्डन के द्वारा दिया गया था। पता है, गॉर्डन के द्वारा आपका सिंथेटिक टीचिंग मॉडल दिया गया था। और उसके बाद जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो था, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो था, रिचर्ड शूमैन के द्वारा दिया गया था। रिचर्ड, यहाँ पर नहीं दिया गया ऑप्शन, रिचर्ड शूमैन के द्वारा दिया गया था ये आपका ये इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारे टीचिंग मॉडल दी गई थी एक दूसरे के द्वारा। आपको पता होनी चाहिए कि जो मतलब ग्लेशियर डेवलप बेसिक टीचिंग मॉडल। ग्लेशियर जो थे, ग्लेशियर इन्होंने बेसिक टीचिंग मॉडल को डेवलप किया था। बेसिक टीचिंग, जिसको सिंथेटिक टीचिंग मॉडल्स भी कहते हैं, ठीक है ना। और जो आपका मतलब कह सकते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जो डेवलप किया था डेविड ऑशुबेल के द्वारा। डेविड ऑशुबेल के द्वारा क्या दिया गया था? एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल। ये सारा चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। यानी देखिए, इसका हिंदी में अगर जो हिंदी वाले जो है उनके लिए ब्रूनर, ये ब्रूनर है। तो ब्रूनर जो है, ब्रूनर के द्वारा क्या दिया गया आपका? ब्रूनर के द्वारा आपका दिया गया है पुच्छ, इसका पुच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान। पुच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान नहीं दिया गया है, तो क्या दिया गया है? संप्रत्यक्ष उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, यानी 4th नंबर। इसका हिंदी होगा संप्रत्य उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, ठीक है ना। ऑशुबेल के द्वारा, ऑशुबेल के द्वारा जो दिया गया था एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल। इसका हिंदी जो वर्ड होगा, हिंदी मीनिंग इसका आपका हो जाएगा अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान हो जाएगा, ठीक है ना। आपका ग्लेशियर यानी ग्लेजर, जिसको ग्लेजर भी बोला जाता है दोस्तों, हिंदी में ग्लेजर भी, ग्लेजर। तो ग्लेजर जो था, ग्लेजर के द्वारा क्या दिया गया आपका? बेसिक टीचिंग मॉडल, यानी बेसिक टीचिंग मॉडल को बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान ग्लेजर के द्वारा दिया गया। अब नेक्स्ट गॉर्डन, गॉर्डन के द्वारा क्या दिया गया दोस्तों? तो गॉर्डन के द्वारा सिंथेटिक टीचिंग मॉडल दिया गया, यानी साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। तो ये सारे चीजें, सॉरी साइनेटिक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, साइनेटिक्स, ओके, साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान। तो ये सारी चीजें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब 23 क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज, पहला स्टेप क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, यानी समस्या समाधान का प्रथम चरण है, क्या है? आंकड़ा संग्रहण, डेटा कलेक्शन, समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, परिकल्पना की प्रशिक्षण, या फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, या परिकल्पना का निर्माण यानी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। आप आंसर करें, आंसर करें दोस्तों, इसमें आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इसका आंसर होगा दोस्तों। सबसे पहले प्रॉब्लम को क्या किया जाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला जो स्टेप्स होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है आइडेंटिफिकेशन, यानी प्रॉब्लम को आप पहचानेंगे। प्रॉब्लम को क्या करेंगे? आप पहचानेंगे, समस्या की पहचान करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एक क्या है? प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल स्टेप, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने, यानी सॉल्वर जो होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय मल्टीपल स्टेप लेता है और वो बहुत सारे स्टेप से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। और साथ ही साथ जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है, यानी जो सॉल्वर्स होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाता है प्रेजेंट में, तो पास्ट उसका एक्सपीरियंस, पास्ट नॉलेज उसको हेल्प करता है कोई भी प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए। तो इसीलिए आप जो भी पहले सीखे हुए हो उन सारी चीज़ों को आपको नए चीज़ सीखने में क्या करेगा? हेल्प करेगा दोस्तों, यानी इसका आंसर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24 नंबर देखते हैं। लर्निंग ऑफ चिल्ड्रेन, लर्निंग ऑफ चिल्ड्रेन विल बी
will be most effective when learning of children will be most effective when। तो इसका जो क्वेश्चन है आपका कि आपका लर्निंग यानी अधिगम, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, कब होगा? तो ऑप्शन सुनेंगे, इम्फेसिस विल बी ओनली ऑन रीडिंग राइटिंग एंड मैथमेटिकल स्किल, पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, तब जाके बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। या फिर डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ चिल्ड्रन विल टेक प्लेस, कह रहा है कि बालकों की संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, मनोचलक पक्षों का विकास अगर होगा तब। या ऑप्शन थर्ड, टीचिंग सिस्टम विल बी ऑटोक्रेटिक, है ना, ऑटोक्रेटिक का मतलब एकाधिकारवादी, ठीक है ना, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। या फिर ऑप्शन फोर देखते हैं, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों की निष्क्रिय रखेगा, यानी टीचर विल लीड द लर्निंग प्रोसेस एंड कीप द चिल्ड्रेन पैसिव, है ना। तो यहाँ पर पैसिव नहीं, चिल्ड्रेन को क्या रखना है, एक्टिव रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन से चिल्ड्रेन को क्या रखना है, एक्टिव रखना है, तो पैसिव वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब देखिए, इम्फेसाइज विल बी ओनली ऑन रीडिंग, बच्चों को सिर्फ इम्फेसाइज, जोर ये नहीं देना है कि सिर्फ आप पढ़ो पढ़ो लिखो और मैथमेटिकल स्किल आपकी अच्छी हो तब क्या होगा, लर्निंग चिल्ड्रेन विल बी इफेक्टेड, है ना, ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब बी देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब संज्ञानात्मक और अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ चिल्ड्रन विल टेक प्लेस, तो ये आई थिंक ये सही होना चाहिए। थर्ड देख लेते हैं ऑप्शन, टीचिंग सिस्टम विल बी ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक वर्ड जो जैसे ही आएगा ऑटोक्रेटिक, ये नेगेटिव को शो करता है, ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, एक ही ऑप्शन हमारे पास बी है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जब तक बच्चे की मतलब इफेक्टिव लर्निंग जो होता है, संज्ञानात्मक जो होता है सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा, जब बच्चे की कॉग्निटिव यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो डोमेन्स होता है, इंटेलेक्चुअल डोमेन्स होता है यानी कॉग्निटिव जो डोमेन्स होता है उस पर बल दिया जाए, साथ ही साथ साइकोमोटर पर बल दिया जाए। साइकोमोटर मतलब आपका जो साइकोमोटर डोमेन्स होता है वो मोटर स्किल्स जैसे कि प्लेइंग पर, खेलने पर अगर उनको बल दिया जाए, उसकी डेवलपमेंट पर बल दिया जाए। इफेक्टिव डोमेन जो होता है जिसमें इंटरेस्ट, एटीट्यूड और वैल्यू, इन सारी चीज़ों को अगर डेवलप किया जाए तो ये चीज़ें बच्चे की जो लर्निंग है ना उसको अफेक्ट करेगा, यानी बच्चे की लर्निंग की सीखने की प्रक्रिया काफ़ी अच्छी होगी और तेज होगी। तो कहने का मतलब हमने डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, ये सारे इंपॉर्टेंट्स क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में। बात समझ में आई होगी। अब आते हैं 25 में, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, 25 क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच स्टेप, इनमें से कौन सा स्टेप है जो प्रोमिनेंट इन द सिंटेक्स ऑफ टीचिंग मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में इनमें से कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। इसमें से कौन सा प्रोमिनेंट उभयनिष्ठ है, यानी टीचिंग मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल में। तो ऑप्शन सुनेंगे, जनरलाइजेशन, एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन और प्लानिंग। यानी जनरलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, सामान्यीकरण, एक्सप्लोरेशन को हिंदी में अन्वेषण, और प्रेजेंटेशन को तो आप जानते ही होंगे प्रस्तुतिकरण, और प्लानिंग का मतलब होता है तैयारी। तो इसमें बताइए इसमें क्या होगा ऑप्शन, यानी विच स्टेप प्रोमिनेंट, इसमें से कौन सा स्टेप ज़्यादा प्रभावशाली होगा, है ना, मतलब सोपान उभयनिष्ठ होगा इन द सिंटैक्स ऑफ टीचिंग मॉडल मेमोरी लेवल में या अंडरस्टैंडिंग लेवल में। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन जो है राइट आंसर है। कैसे है राइट आंसर, इसको समझाते हैं, ठीक है। देखिए, जब ये टीचिंग मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल होता है और अंडरस्टैंडिंग जो लेवल होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपका प्रेजेंटेशन जो होता है, प्रेजेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो प्यूपिल्स होता है, प्यूपिल्स मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, क्या मतलब प्यूपिल्स आर प्रोवाइड विथ अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ लर्निंग, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी के साथ पीपल्स को एक अपॉर्चुनिटी के साथ क्या कर सेल्फ लर्निंग के लिए उनको उनको मोटिवेट की जाती है, सेल्फ लर्निंग के लिए उन्हें मोटिवेट की जाती है ना, एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है। टीचर जो ट्राई करता है ड्राइव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल, यानी टीचर ये कोशिश करता है कि
बच्चों के बीच से एक इंफॉर्मेशन को डिराइव करें, निकाले जाए, है ना। और जो रिलेशनशिप होता है किसके, प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज, जो बच्चे का जो नॉलेज होता है प्रीवियस नॉलेज और नई नॉलेज जो सिखाते हैं, उनके दोनों के बीच में रिलेशन एक इस्टेब्लिश किया जाए। क्या किया जाए, रिलेशन एक इस्टेब्लिश किया जाए, एक अच्छा सेटअप किया जाए, म्यूचुअलिटी सेटअप की जाए। ये सारी चीज़ें जो होती है आपको बताया जाता है। तो ये आपका सही क्या है, प्रेजेंटेशन, एक आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं 26, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज ऑल्सो नॉन एज थ्योरी ऑफ री, है ना। ये कह रहा है कि निम्न में से किस सिद्धांत को पूर्ण बलन की सिद्धांत भी कहते हैं। री में से री यानी इसमें से किसे री थ्योरी भी कहा जाता है। तो आप बताएं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, थ्योरी ऑफ इंसाइड या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। हाँ दोस्तों, इसका आंसर जो मतलब पहला जो है उसका हिंदी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सूझ की सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंसाइट को कहते हैं, और क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत। तो इसमें से आंसर क्या होगा, तो ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी हो जाता है। ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी जो है इसको रीइंफोर्समेंट भी कहा जाता है, ठीक है ना। आप मुझे बताएंगे कि ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, बीएफ स्किनर के द्वारा इसको दिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद थ्योरी ऑफ इंसाइट, ये कोहलर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, कोहलर। थ्योरी ऑफ इंसाइट जो है वुल्फगैंग कोहलर, आपको याद है वो चिंपांजी, सुल्तान नाम का एक चिंपांजी, उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने, ठीक है ना। तो ये आपका थ्योरी ऑफ इंसाइट आपको कोहलर के द्वारा, वुल्फगैंग कोहलर के द्वारा दिया गया था दोस्तों, ठीक है ना। आप मुझे बताएंगे स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं आपको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बता देता हूँ। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिया गया था आपका थर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, थर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी आप बताइए किसके द्वारा दिया गया दोस्तों। यहाँ पर स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी जो था आपका, मैंने गलती से ऊपर नीचे कर दिया है, इसको थर्नडाइक के द्वारा दिया, थर्नडाइक, ठीक है ना। और जो क्लासिकल कंडीशनिंग पाब्लो के द्वारा आपका जो डॉगी वाला जो पाब्लो, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पाब्लोव के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाता है इसका ऑपरेंट कंडीशनिंग। आई रिपीट, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी बीएफ किसके द्वारा दिया गया था, स्किनर के द्वारा, बीएफ स्किनर। थ्योरी ऑफ इंसाइट किसके द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा, वुल्फगैंग कोहलबर्ग के द्वारा। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी थर्नडाइक के द्वारा। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव के द्वारा, ठीक है ना। तो आई बी पावलोव। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि रीइंफोर्समेंट को क्या कहा जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। हिंदी में इसको पूर्ण बर्लन के सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट द पार्ट ऑफ बर्नर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इनमें से कौन बर्नर के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का पार्ट नहीं है। चलिए, आइकॉनिक स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज और इनएक्टिव स्टेज, और एक होता है इनिशिएटिव स्टेज। तो दोस्तों, आइकॉनिक स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज और इनएक्टिव स्टेज जो है बर्नर्स की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पार्ट है, ठीक है। ये तीनों पार्ट है, लेकिन आपका ये जो इनिशिएटिव स्टेज है ये आपका आंसर हो जाएगा, ये इनके पार्ट, बर्नर कॉग्निटिव थ्योरी के पार्ट, ठीक है ना, नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गया। अब मैं इसमें बताता हूं कि इसमें क्या क्या है। जैसे इनएक्टिव स्टेज जो होता है, इनएक्टिव स्टेज में आपको जैसे नॉलेज को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्शन के थ्रू। इनएक्टिव स्टेज जो है, नॉलेज इज रिप्रेजेंट थ्रू एक्शन इनएक्टिव स्टेज में। आइकॉनिक स्टेज जो होता है, विजुअल समराइजेशन किया जाता ऑफ इमेज की जो समराइज किया जाता है, विजुअलाइज किया जाता है। और सिंबॉलिक स्टेज में जो होता है दो रिप्रेजेंट, जैसे यूजिंग वर्ड एंड अदर सिंबल्स टू डिस्क्राइब एक्सप्रेशन, यानी जो सिंबॉलिक यानी जो सिंबल्स है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे, जैसे वर्ड हो गया या सिंबल्स हो गया, उसको एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्रेशन के थ्रू बताया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये तीनों स्टेज होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मॉरिसन हैज डिस्क्राइब 5 स्टेप इन हिज टीचिंग मॉडल एट अंडरस्टैंडिंग लेवल विच आर प्रेजेंटेशन, है ना। मॉरिसन ने 5 स्टेप, टीचिंग की 5 स्टेप, टीचिंग मॉडल का 5 स्टेप दिया था उन्होंने। वो जो मतलब क्या करता है, कहा जाता है कि मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वो क्या क्या है,
एक्सप्लोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एसिमिलेशन, रिसाइटेशन। तो इस सीक्वेंस आप मुझे मिलाइए, ठीक है ना, इसमें बताइए कि क्या क्या होगा, सही तरीका क्या है ना, अरेंज करना है। तो हो जाएगा इसका आंसर जो होगा आपका सेकंड हो जाएगा, आंसर जो होगा आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि पहला, सबसे पहला उन्होंने एक्सप्लोरेशन, ठीक है ना, क्या किया था, एक्सप्लोरेशन। दोस्तों यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन है ये ऑप्शन फर्स्ट है, ठीक है ना, ऑप्शन सेकंड ये हो गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरीके से। तो ऑप्शन जो सेकंड सबसे पहले होगा, यानी एक्सप्लोरेशन फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है ना, सेकंड एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन हो जाएगा फर्स्ट पर। उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट में आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन हो जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा फोर्थ, आ जाएगा फोर्थ में रिसाइटेशन, रिसाइटेशन हो जाएगा, ये टीचिंग मॉडल इस मॉरिशन ने दिया था। उसके बाद थर्ड आ जाएगा, थर्ड में आपका हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एक हो जाएगा आपका भी, भी में मतलब आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करेंगे उसके बाद लास्ट में, तो सॉरी भी, रिसाइटेशन, सॉरी एक मिनट, फोर में दोस्तों यहाँ एसिमिलेशन है, फोर में एसिमिलेशन है, एसिमिलेशन है, ठीक है। और लास्ट में जो होगा आपका रिसाइटेशन हो जाएगा, लास्ट में रिसाइटेशन, याद करना, ठीक है ना। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है एक्सप्लोरेशन का प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन या व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो आंसर आपका जो हो रहा है बी हो रहा है, यानी पहला हो जाएगा आपका खोज होगा, फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, फिर उसके बाद आत्मीकरण हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा आपका संगठन हो जाएगा, और फिफ्थ हो जाएगा आपका सबसे लास्ट में आपका एक्सप्लोरेशंस, रिसाइटेशंस, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो मॉरिशन का ये मॉडल जो था 5 मॉडल के रूप में जाना जाता है टीचिंग मॉडल्स के लिए, ठीक है ना। तो एक्सप्लोरेशन, अब इसको डिस्कस करते हैं कि एक्सप्लोरेशन जो होता है रेफर करता है टेस्टिंग, यानी प्रीवियस नॉलेज, एनालाइज द कंटेंट, जो प्रीवियस नॉलेज हमारे पास क्या है और जो कंटेंट है उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें। इन द प्रेजेंटेशन स्टेप द कंटेंट इज प्रेजेंटेड एंड रिकैप्चुलेट until the students comprehend. Assimilation include जनरलाइजेशन। एसिमिलेट का मतलब होता है कि जैसे कोई कंसेप्ट जो फैक्ट हो गया उसमें क्या होता है कि जनरलाइज, सारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना, है ना। ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड प्रोवाइडिंग सिचुएशन, ओकेजन्स एंड रिप्रेजेंटेशन, एंड द लास्ट स्टेप्स ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट द सेट कंटेंट ओरली, और फिर रिसाइट करेंगे, याद करेंगे, इस तरीके से सिंपल एक अगर सही तरीके से इसको हम बात करें तो सबसे पहले बात हुआ था प्रेजेंटेशन, चीज़ों को पहले क्या किया जाएगा, प्रेजेंट, मतलब इसका आंसर जो है सबसे पहले क्या एक्सप्लोर किया जाएगा, मतलब खोजा जाएगा, उसके बाद प्रेजेंट किया जाएगा, जो चीज़ आप खोजे उसको प्रेजेंट करोगे, उसके बाद एसिमिलेट करोगे, क्या करोगे, एसिमिलेट करोगे, उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड करोगे, उसके बाद रिसाइट करोगे, याद करोगे। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ कॉग्निटिव डोमेन्स। डोमेन्स का मतलब ही होता है आपका मतलब संज्ञानात्मक क्षेत्र, क्षेत्र से संबंधित नहीं है, यानी कॉग्निटिव डोमेन्स से संबंधित नहीं है, सिर्फ एक को छोड़कर। पहला ऑप्शन देखिए, वैल्यू है, एप्लीकेशंस है, अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी। वैल्यू को छोड़कर बाकी तीनों डोमेन्स हैं, सिर्फ वैल्यू नहीं है कॉग्निटिव डोमेन्स, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि जो कॉग्निटिव डोमेन्स होता है इसमें जो स्किल्स होता है वो कॉग्निटिव का, और एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, इसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये सारे शामिल होते हैं, सिर्फ वैल्यू शामिल नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये आपका कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट नहीं। एप्लीकेशन कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है, नॉलेज जो है कॉग्निटिव डोमेन्स का पार्ट है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कर्व ऑफ लर्निंग। कर्व मतलब वक्र, यानी कह रहा है अधिगम का वक्र नहीं, निम्न से अधिगम का वक्र नहीं है। कनकेव, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप, लॉन्गिट्यूडनल एंड कन्वेक्स। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे एक आध क्वेश्चन फंसाने के लिए आपको दे, तो इसमें से मैं आपको बता दूं आंसर जो होगा लॉन्गिट्यूडनल
होगा आंसर। ये कैसे होगा इसका हिंदी पहले समझ लीजिए। कॉनकेव का मतलब होता है नतोदर, और कॉम्बिनेशन टाइप का मतलब होता है मिश्रित, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लंबवत, और कन्वेक्स का मतलब होता है उन्नत्वदर उत्तल। तो इसका मतलब आप देखिए 3 टाइप्स का लर्निंग कर्व होते हैं। पहला कनकेव कर्व, कन्वेक्स कर्व और कॉम्बिनेशन कर्व। यहाँ होता है कनकेव एंड कन्वेक्स, जो कॉम्बिनेशन कर्व में कनकेव और कन्वेक्स दोनों आ जाएगा, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन कर्व में। तो आपको मैं बता दूं यहाँ कि कनकेव कर्व जो होता है इसको पॉजिटिवली एसेलरेट कर्व भी कहा जाता है। एसेलरेट का मतलब किसी चीज़ को मतलब बढ़ाना, जैसे गाड़ी को एसेलरेट करते हो तो उसकी स्पीड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, तो लर्निंग में भी ऐसा कुछ करना जिससे हमें सीखने की गति क्या हो सके, बढ़ सके, ठीक है ना। उसके बाद द कन्वेक्स कर्व जो है इसको नेगेटिवली एसेलरेट कहा जाता है ना। ध्यान रखिएगा कि कॉनकेव कर्व को पॉजिटिव एसेलरेट कर्व कहा जाता है, और कन्वेक्स कर्व को नेगेटिवली एसेलरेट कर्व कहा जाता है। और कॉम्बिनेशन कर्व इज आल्सो नोन है एस शेप्ड कर्व, यानी उसको एस शेप्ड कर्व कहा जाता है, ठीक है ना। फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि जो कनकेव जो कर्व है कनकेव, तो कनकेव कर्व को आपको क्या बोला जाता है, कनकेव कर्व को पॉजिटिव एसेलरेट, ठीक है ना, पॉजिटिवली एसेलरेट, ठीक है, रेटेड। और जो आपका कन्वेक्स हो गया, कन्वेक्स जो कर्व हो गया इसको नेगेटिवली एसिलरेटेड, ठीक है ना, इस तरीके से। और जो आपका कॉम्बिनेशनल, ये इसको एस शेप्ड बोलते हैं, क्या कौन सा शेप्ड, एस शेप्ड कर्व बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल। ये आपका कोई कर्व नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी ज़ोर तोर से कीजिए ताकि अच्छा नंबर लाएं, और मुझे आप बताएं, ठीक है ना। आप मुझे बताएंगे इसमें आपने कितना स्कोर किया, ठीक है ना। आपको और 10 जो क्वेश्चन आज का करवाया मैंने उसमें आपने कितना किया, इसका आंसर मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।